आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। लास्ट पार्ट में हमने अलजेब्रिक मेथड के बारे में डिस्कशंस किया था। तीनों मेथड हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऐसी इक्वेशंस की जो लीनियर इक्वेशंस तो नहीं हैं, बट हम उनको लीनियर में कन्वर्ट करके फिर जो है उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आइए देखें क्या प्रोसीजर है, कैसे हम उन इक्वेशंस को लीनियर में कन्वर्ट करके सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्वेशन लीनियर नहीं है, क्योंकि x की पावर जो है वो -1 और y की पावर भी -1 है। तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस की तरह, मतलब इनको पहले लीनियर में कन्वर्ट करके फिर लीनियर इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करते हैं उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो लीनियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखते हैं। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें तो 2 बाहर लिख दिया इंटू 1/x 3 1/y इक्वल टू 13। इसी प्रकार 5 1/x माइनस 4 1/y इक्वल टू -2। अब ध्यान से देखें इन दोनों इक्वेशन में x वाली टर्म और y वाली टर्म्स में ये पार्ट सेम है। 1/x है 1/x है 1/y है 1/y। जब हम दोनों इक्वेशन को इस प्रकार कन्वर्ट करते हैं कि x की टर्म्स एक जैसी y की टर्म्स एक टाइप किया जाए, बाहर कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई में आ जाए, तो हम इनको जो है सब रिप्लेस कर देंगे। 1/x को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। तो 1/x को हम नया वेरिएबल p मान लेंगे लेट, और 1/y को q मान लेंगे। तो 1/x को p और 1/y को q मानने पर ये 1/x p बन जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगी 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। इसी प्रकार ये इक्वेशन बन जाएगी 5p माइनस 4q इक्वल टू -2। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्वेशंस अब लीनियर इक्वेशंस हो गई। कैसी हो गई? लीनियर। अब हम इन इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो हम ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम अलजेब्रिक में जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड यूज करने का एक बेनिफिट ये दिखता है कि कोफिशिएंट डिफरेंट है, ठीक है, और किसी का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, अपॉन में कुछ नंबर्स आएंगे। तो इससे बेटर है कि मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करूं। तो एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए मैं इस इक्वेशन को p का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल बना रहा हूं। 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और 5 से। तो इक्वेशन बनी फर्स्ट इक्वेशन 10p प्लस 15q इक्वल टू 65। दूसरी इक्वेशन बनी 10p माइनस 8q इज इक्वल टू -4। ये बन गई, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, p से p कैंसल, ये बना 23q इक्वल टू 69। q इज इक्वल टू 69/23 विच इज इक्वल टू 3। q की वैल्यू आ गई। q की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। फर्स्ट में कर दी 2p प्लस 3 इंटू 3 9 इक्वल टू 13। 2p इक्वल टू 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। p की वैल्यू आ गई 2। तो p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3। अब ये तो आई p और q की वैल्यू, हमें चाहिए x और y की वैल्यू। तो आप यहां पर वापस 1/x, p की वैल्यू 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी प्रकार 1/y, y की वैल्यू है, y की वैल्यू निकालनी है, q की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 1/3 और 1/2 आएगा। 1/2
x की वैल्यू और y की वैल्यू 1/3 आ गई। तो इस प्रकार हमने जो इक्वेशन गिवन थी वो लीनियर नहीं थी, उसको लीनियर में कन्वर्ट किया और हमें जो है वो उसको सॉल्व किया और वापस x और y की वैल्यू हमने निकाल दी। तो अभी हमने देखा कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं होती है फिर भी इसको लीनियर में कन्वर्ट करके जो है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है दो इक्वेशंस, लीनियर नहीं है फिर से क्योंकि डिनोमिनेटर में x है, तो कैसे हम इसको करेंगे। तो वही पहले 5 को बाहर लिख दिया 1/x - 1, 1 को बाहर 1/y - 2, 6 1/x - 1, 3 1/y - 2। अब आपको समझ में आ गया क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1/x - 1 दोनों में है, सेम टर्म लानी है हमें, तो इक्वल टू p मान लिया और 1/y - 2 को हमने q मान लिया। तो अब क्या हुआ, इक्वेशन बनी 5p प्लस q इक्वल टू 2, 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पर अब सॉल्व करना है तो मैं सब्स्टिट्यूट मेथड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू 2 - 5p, तो इसमें पुट कर दी 6p, 2 - 5p इक्वल टू 1, 6p - 6 प्लस 15p इक्वल टू 1। तो ये बन गया 21, p इक्वल टू 6 + 1 7, तो p इक्वल टू 7/21 इक्वल टू 1/3। ये p की वैल्यू आ गई। p की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो q इक्वल टू 2 - 5/3, तो 6 - 5/3 एलसीएम लेके 1/3। तो p और q दोनों की वैल्यू 1/3 आ गई। अब p और q की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। 1/x - 1 की वैल्यू p है 1/3, 1/y - 2 की वैल्यू 1/3। तो यहाँ से कंपेयर किया तो x - 1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 4, y - 2 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 5। तो ये हमें x और y की वैल्यू यहाँ मिल गई। तो इस प्रकार हम लीनियर इक्वेशन ना होते हुए भी उनको लीनियर में कन्वर्ट करके जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अभी हमने एक एग्जांपल देखा लास्ट पार्ट में, एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमें इक्वेशंस दी गई हैं, फिर से लीनियर नहीं है। अभी तक हमने देखा था कि यहाँ सिर्फ x की टर्म्स हैं और यहाँ y की है, अब दोनों कंबाइन हो गई। तो इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही करेंगे, 1/3x + y, आगे 1 है, 1/3x - y, 3/4, ये 1/2 बाहर, अंदर 1/3x + y। आप समझ ही गए होंगे हम क्या कर रहे हैं, जो पहले भी किया था, सब में कॉमन पार्ट ला रहे हैं वेरिएबल वाला। तो अब ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, तो हम इनको p और q से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो लेट 1/3x + y इक्वल टू p और 1/3x - y इक्वल टू q। तो इससे इक्वेशन क्या बनी, p + q इक्वल टू 3/4। इधर बनी p/2 - q/2 इक्वल टू -1/8। तो अब ये दो इक्वेशंस हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करता हूं, इस इक्वेशन को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, या फिर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, p/2 + q/2 इक्वल टू 3/8। अब दोनों को ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, p/2 + p/2 p आ गया, -1/8 + 3/8 इक्वल टू 2/8 इक्वल टू 1/4। तो p की वैल्यू आ गई 1/4। इसी का p की वैल्यू यहाँ रख दी 1/4, 1/4 + q इक्वल टू 3/4, तो q इक्वल टू 3/4 - 1/4 इक्वल 2/4 इक्वल टू 1/2। तो ये p और q की वैल्यू हमें मिल गई।
अब p और q की वैल्यू मिल गई तो p और q हम यहाँ लिखेंगे। तो p की वैल्यू है 1/4, तो p की वैल्यू 1/4 सब्स्टिट्यूट की तो हमारी एक इक्वेशन बनी 3x + y = 4। दूसरी इक्वेशन q की वैल्यू हाफ, तो 3x - y = 2। ये इक्वेशंस बनी। p और q वैल्यू पुट करने पर हमारी ये इक्वेशंस हमें मिली। तो ये इक्वेशन मिली। अब यहाँ से x y निकालना है, फिर से दोनों को ऐड कर दिया, y से y कैंसिल, 6x = 6, तो x = 1। x की वैल्यू 1 हमने यहाँ पुट की, तो x की वैल्यू 1 सेकेंड में पुट करी, तो 3 × 1 - y = 2, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 1, तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1। तो इस प्रकार हम किसी भी टाइप की इक्वेशंस हो तो जनरली इस टाइप की इक्वेशंस को हम जो है लीनियर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कैसे हम जो इक्वेशंस हैं जो लीनियर नहीं है उनको लीनियर में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। अब एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। ये रिवर बोट प्रॉब्लम कैटेगरी का प्रॉब्लम है। इसमें हमें कहा गया है क्वेश्चन में रितु कैन डाउन स्ट्रीम। तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए हमें। एक वर्ड है हमारा डाउन स्ट्रीम, कुछ डेटा दिया है, फिर एक अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के लिए कुछ डेटा दिया गया है। तो अब ये क्या प्रॉब्लम है? तो ये है कि एक लड़की है रितु, वो एक नदी सी बह रही है, उसके अंदर बोट चला रही है। वो दो टाइप से बोट चला रही है। एक नदी के फ्लो के साथ, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में बोट अगर फ्लो होती है तो उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। इसी प्रकार नदी के ऑपोजिट अगर फ्लो करते हैं, हम मूव करते हैं, बोट है और ये रिवर है, अगर दोनों ऑपोजिट हैं तो अपस्ट्रीम कहलाता है, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो डाउनस्ट्रीम कहलाता है। ठीक है, तो अब डाउनस्ट्रीम का डेटा दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है 20 किलोमीटर, टाइम दिया गया है 2 घंटे। मतलब अगर वो नदी के साथ चलती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रेवल करती है, और नदी के ऑपोजिट चलती है तो ऑब्वियस है कि डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा उसी टाइम इंटरवल में। मतलब 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर। आप खुद ही देखिए कि नदी के ऑपोजिट आप मूव करेंगे तो नदी आपको पीछे की तरफ धकेलेगी, तो आपको आगे जाना होगा तो उस समय टाइम ज्यादा ही लगेगा या डिस्टेंस कम ही ट्रैवल करेंगे सेम टाइम में। अब हमें कहा गया है कि अगर नदी ना बह रही हो तो वो किस स्पीड से बोट चला रही है। सिंपल, अगर नदी का फ्लो नहीं हो रहा तो जब वो बोट चला रही है तो उसकी स्पीड क्या है, और नदी जब फ्लो कर रही है तो उसकी स्पीड क्या है। करंट, स्पीड ऑफ करंट मतलब नदी का स्पीड, नदी के जो वाटर है, रिवर वाटर, उसका स्पीड क्या है। तो अब इसमें हम बेसिक कंसेप्ट वही 9th क्लास का स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का यूज करेंगे। तो हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ रोइंग वो x है और स्पीड ऑफ करंट y है, स्पीड ऑफ करंट y है। तो अब इसमें एक ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें ध्यान रखना है। जब डाउनस्ट्रीम होता है तो उस केस में ये दोनों स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि जब मैं नदी के साथ ट्रैवल करूंगा तो नदी मुझे आगे साथ साथ और ले जाएगी, तो मेरी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, तो दोनों का सम होगा। तो स्पीड यहां पर होगी x + y, और जब मैं नदी के ऑपोजिट फ्लो करूंगा तो मेरी स्पीड एक्चुअल में x - y कम हो जाएगी स्पीड। तो स्पीड हमें पता चल गई, डिस्टेंस टाइम पता है, तो फॉर्मूला होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करेंगे। तो स्पीड है x + y, डिस्टेंस है 20, टाइम है 10। इसी का दूसरे केस में स्पीड है x - y, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो एक बार इक्वेशन बनी x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक इक्वेशन बनी x माइनस वाई इक्वल टू 2, दोनों को ऐड किया तो 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू आ गया 6। यूनिट लिखनी है तो किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई, और दोनों का सम 10 है, एक 6 है तो दूसरी ऑटोमेटिकली 4 हो गई। तो जो ऋतु की बोट की स्पीड होगी वो होगी 6 किलोमीटर पर आवर, और जो रिवर है, करंट है, रिवर करंट, उसकी स्पीड होगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार हमें जो है कि बोट स्ट्रीम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है, यहाँ पर स्पीड ऐड होती है डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है। ध्यान रखना है बोट की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड होगी, ये हमेशा ध्यान रखना है। बोट की स्पीड हमेशा रिवर की स्पीड से ज्यादा ही होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो आगे जाने की बजाय, मतलब जिस डायरेक्शन में उसको जाना है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है इसमें कि अपस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड माइनस हमेशा रिवर की स्पीड या रिवर करंट होता है, इसका ध्यान रखना है।